वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम लोग पढ़ रहे थे और मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग पूर्व मध्यकाल अर्थात 8वीं से लेकर 12वीं या 13वीं शताब्दी तक का जो शासन काल था, जिसे पूर्व मध्यकाल या राजपूत काल या फिर सामंतवादी काल कहते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने गढ़वाल वंश को देखा और उसे पूरी तरह से समाप्त किया, और इस वीडियो में हम लोग कश्मीर की ओर चलेंगे। और कश्मीर में 3 वंश हुए थे, पहला कारकोट वंश, दूसरा उत्पल वंश और तीसरा लोहार वंश। तो इन तीनों वंशों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश भारत के उत्तरी छोर के ये नॉर्थन इलाके के ये राजवंश है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस कश्मीर के वंश को। पहला है कारकोट वंश। कारकोट या कारकोटक कश्मीर का एक कायस्थ राजवंश अर्थात कायस्थ राजपूत, कायस्थ क्षत्रिय। याद रखेंगे कि कारकोट या कारकोटक कौन थे, तो कश्मीर के कायस्थ राजवंश से संबंधित थे, कायस्थ क्षत्रिय थे। तो कारकोट या कारकोटक कश्मीर का एक कायस्थ राजवंश था, अर्थात यह एक कायस्थ क्षत्रिय था। पुराणों में वर्णित एक प्रसिद्ध नाग का नाम कारकोट, इसलिए यह एक नाग वंशीय वंश। तो पुराणों में वर्णित एक प्रसिद्ध नाग का क्या नाम था? नाग यानी कि सांप, उसका नाम कारकोट था। तो इसीलिए ये कारकोट जो थे अपने आप को नाग वंशीय मानते हैं, अर्थात नाग वंश के मानते हैं। तो पुराणों में वर्णित एक प्रसिद्ध नाग का नाम क्या था? तो कारकोट था। इसीलिए ये कारकोट वंश के जो शासक थे अपने आप को नाग वंशीय वंश के मानते हैं, नाग वंशीय। इसका संस्थापक दुर्लभ वर्धन था। तो दुर्लभ वर्धन इसका संस्थापक था। गोनंद वंश का अंतिम नरेश बालादित्य का दामाद लगभग 627 ईस्वी में कारकोट वंश की स्थापना। तो यह दुर्लभ वर्धन कौन था? तो कारकोट वंश का संस्थापक था। और यह गोनंद वंश का अंतिम शासक जिसका नाम था बालादित्य, तो उसका यह दामाद था। चूंकि बालादित्य का कोई अपना पुत्र नहीं था, तो इसी कारण इसने अपनी पुत्री का विवाह किससे कराया? तो दुर्लभ वर्धन से। और इसी दुर्लभ वर्धन ने 627 ईस्वी के लगभग इस कारकोट वंश की स्थापना की। तो कारकोट वंश की स्थापना लगभग 627 ईस्वी में किसने? दुर्लभ वर्धन ने की, जो गोनंद वंश का अंतिम शासक बालादित्य का दामाद था। कश्मीर के हिंदू राजवंश के विषय में जानकारी कलहन की राजतरंगिणी से। राजतरंगिणी महाभारत शैली में लिखी गई है। तो कश्मीर के हिंदू राजवंश के विषय में जानकारी किससे मिलती है? तो कलहन के द्वारा रचित राजतरंगिणी से। और राजतरंगिणी महाभारत शैली में लिखी गई है। तो याद रखेंगे, कश्मीर के हिंदू राजवंश के विषय में जानकारी कलहन के द्वारा लिखी गई राजतरंगिणी से मिलती है। और राजतरंगिणी महाभारत शैली में लिखा गया है, इंपॉर्टेंट है। वेदसांग के विवरण के अनुसार कश्मीर के वंशज की सीमा तक्षशिला, सिंहपुर, उड़ीसा, पूंछ तथा राजपुताना तक। तो याद रखेंगे, वेदसांग दुर्लभ वर्धन के शासनकाल में आया था, चीनी यात्री वेदसांग। तो वेदसांग के विवरण के अनुसार कश्मीर के वंशज की जो सीमा थी वह तक्षशिला, सिंहपुर, उड़ीसा, पूंछ और राजपुताना तक थी। याद रखेंगे। तो ये तो था कारकोट वंश का प्रारंभिक इतिहास। इसके शासक को हम लोग देखते हैं। तो कौन कौन से शासक इसमें हुए थे कारकोट वंश के? तो सबसे पहला दुर्लभ वर्धन, जो लगभग 627 ईस्वी से 661 ईस्वी तक इस कारकोट वंश का संस्थापक रहता है। तो 627 से 661 दुर्लभ वर्धन,
उसके बाद प्रतापदित्य 661 से 711 ईस्वी तक, जिसे दुर्लभक भी कहते हैं। तो दुर्लभक या प्रतापदित्य 661 से 711 ईस्वी। उसके बाद चंद्रपीड़ 711 से 719 ईस्वी। चंद्रपीड़ कब? 711 से 719, ये सभी लगभग डेट है। तारपीड़ 719 से 723 ईस्वी के लगभग। उसके बाद सबसे इस वंश का सबसे महानतम शासक और इस समय का सबसे महानतम शासक ललितादित्य मुक्तपीड़। तो ललितादित्य मुक्तपीड़ 723 से लगभग 760 ईस्वी। इसके बाद कुबलय पीड़ 760 से 761 ईस्वी। इसके बाद वज्रदित्य 761 से लगभग 768 ईस्वी। इसके बाद पृथव्य पीड़ 768 से लगभग 772। इसके बाद संग्राम पीड़ प्रथम 772 ईस्वी से लगभग 779 ईस्वी। इसके बाद जयपीड़ 813 ईस्वी से लगभग 825 ईस्वी तक। इसके बाद अंतिम शासक संग्राम पीड़ द्वितीय लगभग 825 से 832 ईस्वी। याद रखेंगे। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इसके शासकों से, बारी बारी से हम लोग इसके शासकों को देखेंगे। तो सबसे पहला है दुर्लभवर्धन, कारकोट वंश का संस्थापक, लगभग 627 ईस्वी। तो अभी हमने बताया कि कारकोट वंश की स्थापना इसी दुर्लभवर्धन ने की थी, जो किसका? तो गोनंद वंश का अंतिम नरेश बालादित्य का दामाद था। तो कारकोट वंश का संस्थापक कौन था? दुर्लभवर्धन। लगभग 627 ईस्वी में इसने कारकोट वंश की स्थापना की। इसके शासन काल में चीनी यात्री वेनसांग का आगमन। तो इसी के शासन काल में चीनी यात्री वेनसांग आया था। तो दुर्लभवर्धन के शासन काल में चीनी यात्री वेनसांग आया था। चीनी वृत्तों में तू लोन प की संज्ञा। तो दुर्लभवर्धन को चीनी वृत्तों में, चीनी साहित्यों में क्या कहा जाता है? तो तू लोन प। तो दुर्लभवर्धन को चीनी साहित्य में तू लोन प कहा जाता है, याद रखेंगे। इसके बाद इसका पुत्र दुर्लभक, जिसे प्रतापदित्य कहते हैं, अगला शासक बना। तो दुर्लभक लगभग 661 ईस्वी में अपने पिता दुर्लभवर्धन के स्थान पर कारकोट वंश का अगला शासक। तो लगभग 661 ईस्वी में दुर्लभक अपने पिता दुर्लभवर्धन के स्थान पर इस कारकोट वंश का अगला शासक बनता है। इसका एक और नाम था प्रतापदित्य। तो यह उपाधि सिंहासन ग्रहण करने के बाद इसने धारण की। तो दुर्लभक ने प्रतापदित्य की उपाधि धारण की। कब? जब सिंहासन ग्रहण किया उसके बाद। तो सिंहासन ग्रहण करने के बाद दुर्लभक ने प्रतापदित्य की उपाधि धारण की। इसने सिक्का चलाया था और इसके सिक्कों पर श्री प्रताप अंकित हुआ करता था। तो इसके कुछ सिक्के मिले हैं जिस पर श्री प्रताप लिखा गया था। तो इसके सिक्कों पर श्री प्रताप लिखा गया था, याद रखेंगे कि दुर्लभक ने अपना एक सिक्का चलाया था जिस पर श्री प्रताप लिखा गया था। प्रतापपुर नगर का निर्माण। तो इस दुर्लभक ने एक प्रतापपुर नगर को बसाया और प्रतापपुर नगर का निर्माण किया। तो प्रतापपुर नगर को किसने निर्मित किया? दुर्लभक ने। इसके पुत्र का नाम था चंद्रपीड़, उसके बाद तारापीड़, उसके बाद मुक्तपीड़ अथवा ब्रजदित्य। तो इसके 3 पुत्र थे। चंद्रपीड़, उससे छोटा था तारापीड़ और सबसे छोटा था वज्रदित्य। तो याद रखेंगे जिसे मुक्तापीड़ भी कहते हैं। तो इसके पुत्र थे चंद्रपीड़, तारापीड़ और मुक्तपीड़ अथवा वज्रदित्य। तो ये थे दुर्लभक के पुत्र। तो अब अगला जो शासक बनता है उसका नाम था चंद्रपीड़, जो कि दुर्लभक का सबसे ज्येष्ठ पुत्र था, सबसे बड़ा पुत्र था। दुर्लभक का ज्येष्ठ पुत्र एवं 711 ईस्वी के लगभग कारकोट वंश का अगला शासक। तो यह चंद्रपीड़ कौन था? तो चंद्रपीड़ दुर्लभक का ज्येष्ठ पुत्र था और 711 ईस्वी के लगभग यह कारकोट वंश का अगला
शासक बना। याद रखेंगे, चीनी नरेश के द्वारा दूत भेजकर अरब आक्रमण के विरुद्ध चीनी नरेश से सहायता की मांग। तो याद रखेंगे, चीनी नरेश के पास दूत भेजकर, तो चीनी नरेश के पास दूत भेजकर अरब आक्रमण के विरुद्ध चीनी नरेश से सहायता की मांग, पर सहायता प्राप्त नहीं होने के बावजूद मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से कश्मीर की सुरक्षा। तो चंद्रपीड़ के समय मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है। यह कब 713 ईस्वी में, और इसके विरुद्ध यह अपना दूत भेजता है चीनी नरेश के पास कि वह सहायता करे अरब आक्रमणों के विरुद्ध, लेकिन चीनी नरेश सहायता नहीं करता है, लेकिन अकेले ही यह मोहम्मद बिन कासिम से कश्मीर की सुरक्षा कर लेता है। तो इसके समय अरबों का नेता तो चीनी नरेश के पास दूत भेजकर अरब आक्रमण के विरुद्ध चीनी नरेश से सहायता की मांग। कब? 713 ईस्वी में। तो चंद्रपीड़ के समय 713 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है। कहां पे? तो कश्मीर के इलाके में। और चंद्रपीड़ चीनी नरेश से अरबों के आक्रमण के विरुद्ध चीनी नरेश से सहायता की मांग करता है, लेकिन यह जो चीनी नरेश था वह सहायता करने से इनकार कर देता है। लेकिन इसने सहायता न करने, चीनी नरेश के द्वारा सहायता न करने के बावजूद भी मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से कश्मीर की सुरक्षा करता है। तो चीनी नरेश के पास दूत भेजकर अरब आक्रमण के विरुद्ध चीनी नरेश से सहायता की मांग। कब? 713 ईस्वी में। इसके समय अरबों का नेता मोहम्मद बिन कासिम का कश्मीर पर आक्रमण, चीन से सहायता प्राप्त नहीं होने के बावजूद मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से कश्मीर की इसने सुरक्षा की। चीनी परंपरा के अनुसार चीनी सम्राट द्वारा राजा की उपाधि अर्थात चंद्रापीड़ के राजत्व को मान्यता प्रदान। तो चीनी परंपरा के अनुसार चीनी सम्राट के द्वारा चंद्रपीड़ को राजा की उपाधि मिली, अर्थात चंद्रपीड़ के राजत्व को मान्यता मिला। याद रखेंगे कि चीनी परंपरा के अनुसार चीनी सम्राट द्वारा चंद्रपीड़ को राजा की उपाधि मिली, अर्थात चंद्रपीड़ के राजत्व को मान्यता मिला, मान्यता प्रदान किया गया। कलहन की राज तरंगिणी के अनुसार हत्या उसके छोटे भाई तारापीड़ के द्वारा, जादू टोने के द्वारा। तो चंद्रपीड़ की हत्या किसने की? तो इसके छोटे भाई तारापीड़ ने, और जादू टोने के प्रभाव में आकर। यह बात कलहन के राज तरंगिणी से पता चलता है। तो कलहन के राज तरंगिणी में क्या लिखा गया है कि चंद्रपीड़ की हत्या उसके छोटे भाई तारापीड़ ने जादू टोने के प्रभाव में आकर की। तो यह जो था चंद्रपीड़। इसके बाद अगला शासक बनता है कारकोट वंश का, उसका नाम था तारापीड़। तो चंद्रपीड़ का छोटा भाई एवं लगभग 719 ईस्वी में चंद्रपीड़ के स्थान पर कारकोट वंश का अगला शासक। तो याद रखेंगे कि चंद्रपीड़ का यह छोटा भाई था और लगभग 719 ईस्वी में चंद्रपीड़ के स्थान पर कारकोट वंश का यह अगला शासक बनता है। याद रखेंगे, अत्यंत क्रूर एवं निरशंस शासन। तो इसका जो शासन था अत्यंत क्रूर एवं निरशंस था, काफी बर्बरतापूर्व यह शासन करता था। मात्र 4 से 5 वर्ष का शासन था इसका, लेकिन इसने अत्यंत क्रूर एवं निरशंस पूर्वक शासन किया। इसके बाद इस वंश का सबसे महान शासक आता है जिसका नाम था ललितादित्य। तो ललितादित्य मुक्तपीड़ लगभग 723 ईस्वी के लगभग यह शासक बनता है। तो ललितादित्य मुक्तपीड़ तारपीड़ का छोटा भाई, यह तारपीड़ का छोटा भाई था एवं 723 ईस्वी के लगभग कारकोट वंश का अगला शासक।
और सबसे प्रतापी शासक। तो तारपीड़ का छोटा भाई एवं 723 ईस्वी के लगभग कारकोट वंश का यह ललितादित्य मुक्तापीड़ अगला शासक बनता है, जो इस वंश का सबसे प्रतापी शासक होता है। 733 ईस्वी में चीनी सम्राट के पास अपनी सहायता हेतु एक दूत भेजा, पर सहायता प्राप्त नहीं होने के बावजूद पहाड़ी जातियों कंबोज, तुर्क, दरद, खस तथा तिब्बतियों को पराजित करके कश्मीर में एक छत्र राज्य की स्थापना। तो 733 ईस्वी में चीनी सम्राट के पास अपना एक दूत भेजा ललितादित्य ने अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन उसने इसकी कोई सहायता नहीं की। तो सहायता नहीं करने के बावजूद भी इस ललितादित्य मुक्तापीड़ ने कंबोज, तुर्क, दरद, खस और तिब्बती जैसी पहाड़ी जातियों को परास्त करके कश्मीर में एक छत्र राज्य की स्थापना की। तो याद रखेंगे कि 733 ईस्वी में चीनी सम्राट के पास अपनी सहायता हेतु एक दूत भेजा, पर सहायता प्राप्त नहीं होने के बावजूद भी पहाड़ी जातियों कंबोज, तुर्क, दरद, खस और तिब्बतियों को पराजित करके कश्मीर में एक छत्र स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। किसने? तो ललितादित्य मुक्तापीड़ ने। विजेता होने के साथ साथ एक महान निर्माता भी। तो यह ललितादित्य मुक्तापीड़ विजेता होने के साथ साथ एक महान निर्माता भी था। कई भवनों का निर्माण किया। याद रखेंगे कि कई भवनों का निर्माण, कई भवनों का निर्माण। तो यह जो ललितादित्य था विजेता होने के साथ साथ एक महान निर्माता भी था। उसने कई भवनों का निर्माण किया था, जैसे कि परिहासपुर नगर का निर्माण। तो इस ललितादित्य मुक्तापीड़ ने एक नगर का निर्माण किया था जिसका नाम था परिहासपुर। तो परिहासपुर नगर का निर्माण किसने किया? तो ललितादित्य मुक्तापीड़ ने। सूर्य का प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर का निर्माण। तो ललितादित्य मुक्तापीड़ ने सूर्य का प्रसिद्ध मंदिर जिसका नाम क्या था? मार्तंड मंदिर। तो सूर्य का प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने किया? तो ललितादित्य मुक्तापीड़ ने। कनौज के शासक यशोवर्मन को पराजित करने के बाद उसके दरबारी कवियों भवभूति तथा वाक्पति राज को कश्मीर बुलाकर अपने दरबार में रखा। तो कन्नौज के शासक यशोवर्मा को पराजित करने के बाद उसके दो दरबारी कवि, एक का नाम था भवभूति और दूसरे का नाम था वाक्पति राज, इन दोनों को कश्मीर बुलाकर अपने दरबार में रखा। किसने? तो ललितादित्य मुक्तापीड़ ने। तो ललितादित्य मुक्तापीड़ ने कन्नौज के शासक यशोवर्मन या यशोवर्मा उसे पराजित करने के बाद उसके दरबारी कवियों भवभूति और वाक्पति राज को कश्मीर बुलाकर अपने दरबार में रखा। धार्मिक दृष्टि से उदार होने के कारण अनेक बौद्ध मठों एवं हिंदू मंदिरों का निर्माण। तो धार्मिक दृष्टि से उदार होने के कारण ललितादित्य मुक्तापीड़ ने अनेक बौद्ध मंदिरों एवं हिंदू मंदिरों का निर्माण किया। तो यह ललितादित्य मुक्तापीड़ धार्मिक दृष्टि से उदार था, इसी कारण इसने अनेक बौद्ध मंदिर एवं हिंदू मंदिरों का निर्माण किया। कनौज के शासक यशोवर्मन पर विजय श्रेष्ठ उपलब्धि। तो कन्नौज के शासक यशोवर्मन पर विजय इस ललितादित्य की सबसे श्रेष्ठ उपलब्धि थी। तो ललितादित्य की सबसे श्रेष्ठ उपलब्धि क्या थी? तो कन्नौज के शासक यशोवर्मन पर विजय। गौड़ नरेश का बिना युद्ध के बिना ही अधीनता स्वीकार तथा उपायन में ललितादित्य को हाथी प्रदान। तो गौड़ नरेश ललितादित्य मुक्तापीड़ के साथ बिना युद्ध किए ही आत्मसमर्पण कर दिया, ललितादित्य की अधीनता स्वीकार कर लिया। बदले में उपहार स्वरूप ललितादित्य को हाथी प्रदान किया। याद रखेंगे
कि गौड़ नरेश का बिना युद्ध के ही अधीनता स्वीकार और उपायन का मतलब होता है उपहार स्वरूप, ललितादित्य को हाथी प्रदान किया। याद रखेंगे। इसके समय साम्राज्य विस्तार जो कश्मीर का था, कहां से कहां तक था, तो पूर्व में बंगाल तक, दक्षिण में कावेरी नदी के पास कोंकण तक, पश्चिम में तुर्किस्तान तक तथा उत्तर पूर्व में तिब्बत तक। याद रखेंगे कि इसका साम्राज्य विस्तार पूर्व में बंगाल तक, दक्षिण में कावेरी नदी के पास कोंकण तक, पश्चिम में तुर्किस्तान तक तथा उत्तर पूर्व में तिब्बत तक था। याद रखेंगे। आरसी मजूमदार के अनुसार दक्षिण की महत्वपूर्ण विजयों में उत्तर में साम्राज्य विस्तार, काराकोरम पर्वत श्रृंखला के सुदूरवर्ती कोने तक। तो आरसी मजूमदार के अनुसार दक्षिण की महत्वपूर्ण विजय के बाद उत्तर में इसका साम्राज्य विस्तार काराकोरम पर्वत श्रृंखला के सुदूरवर्ती कोने तक होता है। याद रखेंगे कि आरसी मजूमदार ने क्या कहा है कि ललितादित्य का जो साम्राज्य विस्तार था दक्षिण के विजय के बाद उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रृंखला के सुदूरवर्ती कोने तक हो गया। इंपॉर्टेंट है कि आरसी मजूमदार ने क्या कहा कि दक्षिण के विजय के बाद इसका उत्तर में साम्राज्य विस्तार काराकोरम पर्वत श्रृंखला के सुदूरवर्ती कोने तक हो गया। कश्मीर के इतिहास का सबसे शक्तिशाली शासक एवं इसके समय कश्मीर सबसे शक्तिशाली राज्य, ललितादित्य की विजय गुप्त वंश के बाद सर्वाधिक विस्तृत। तो कश्मीर के इतिहास का यह सबसे शक्तिशाली शासक था। कौन? तो ललितादित्य मुक्तापीड। और इसके समय कश्मीर जो था वह सबसे शक्तिशाली राज्य था। ललितादित्य की विजय गुप्त वंश के बाद सर्वाधिक विस्तृत थी। याद रखेंगे कि कश्मीर के इतिहास का यदि कोई सबसे शक्तिशाली शासक कहा जाता है तो उसे ललितादित्य मुक्तापीड को कहते हैं। और इसके समय कश्मीर सबसे शक्तिशाली राज्य था। ललितादित्य की विजय गुप्त वंश के बाद सर्वाधिक विस्तृत थी। कोंकण, प्राग्ञ ज्योतिष, स्त्री राज्य, उत्तर कुरु तथा पीकिंग जिसे तिब्बत कहते थे पर विजय, तिब्बत पर विजय कन्नौज शासक यशो बर्मन की सहायता से। तो याद रखेंगे ये इसी में है। यशो बर्मन की सहायता से। तो कोंकण, प्राग्ञ ज्योतिषपुर, स्त्री राज्य, उत्तर कुरु तथा पीकिंग जिसे तिब्बत कहते हैं, तो इन सभी पर इसने विजय प्राप्त किया। किस पर? तो कोंकण, प्राग्ञ ज्योतिषपुर, स्त्री राज्य, उत्तर कुरु तथा पीकिंग जिसे तिब्बत कहते हैं, तो इन सभी पर ललितादित्य ने विजय प्राप्त किया। तिब्बत पर विजय कन्नौज के शासक यशो बर्मन की सहायता से। तो तिब्बत पर इसने किसकी सहायता से विजय प्राप्त की? तो कन्नौज के शासक यशो बर्मन की सहायता से। याद रखेंगे जब यशो बर्मन को पराजित किया कन्नौज के शासक को, तो उसकी सहायता से इसने तिब्बत को भी पराजित कर दिया। तो कोंकण, प्राग्ञ ज्योतिष, स्त्री राज्य, उत्तर कुरु तथा पीकिंग जिसे तिब्बत कहते हैं, इन सब पर विजय। और तिब्बत पर विजय किसकी सहायता से? तो कन्नौज के शासक यशो बर्मन की सहायता से इसने पूरा किया। तो यह तो था ललितादित्य मुक्तपीड। इसके कुछ ही देर बाद हम लोग देखेंगे कुबलाय पीड, वज्रदित्य, पृथव्यपीड, संग्रामपीड प्रथम, जयपीड और संग्रामपीड द्वितीय। तो एक स्क्रीनशॉट लें और मिलते हैं हम लोग कुछ समय के बाद। So welcome back again.
एक बार फिर से हम लोग कंटिन्यू करते हैं इस कारकोट वंश को। हम लोग ललितादित्य मुक्त पीढ़ी तक हम लोग अपने शासन व्यवस्था को, कारकोट वंश के शासन व्यवस्था को देख चुके थे। तो चलिए इसको कंटिन्यू किया जाता है। ललितादित्य मुक्ता पीढ़ी के बाद उसका पुत्र कुबलय पीढ़ तथा वज्रदित्य, जिसे वज्रपीढ़ भी कहा जाता है। तो ललितादित्य मुक्ता पीढ़ के बाद उसका पुत्र कुबलय पीढ़ और वज्रदित्य, जिसे वज्रपीढ़ कहा जाता है, तो वह इस कारकोट वंश का अगला शासक बना। ललितादित्य मुक्ता पीढ़ के बाद उसका पुत्र कुबलय पीढ़ तथा वज्रदित्य, जिसे वज्रपीढ़ कहा जाता है, ये दोनों शासक बने। तो वज्रदित्य के बारे में हम लोग देखते हैं। वज्रदित्य वज्रपीढ़ के नाम से प्रसिद्ध 761 ईस्वी में कुबलय पीढ़ के स्थान पर कारकोट वंश का अगला शासक। तो यह वज्रदित्य वज्रपीढ़ के नाम से प्रसिद्ध था और 761 ईस्वी में कुबलय पीढ़ के स्थान पर यह कारकोट वंश का शासक बना। राज्य मलेच्छों, सिंध के अरबों को मलेच्छ कहा जाता था, तो राज्य मलेच्छों के हाथ में बेच दिया और ऐसे कार्य करना प्रारंभ किया जिससे अरबों को लाभ हो। तो इस वज्रदित्य ने अपना संपूर्ण राज्य अरबों के हाथ में बेच दिया, सिंध के अरबों के हाथ में बेच दिया, जिसे मलेच्छ कहते थे। तो मलेच्छों के हाथ में बेच दिया और ऐसे कार्य करना प्रारंभ किया जिससे कि इस अरबों का लाभ हो। तो राज्य मलेच्छों अर्थात सिंध के अरबों के हाथ में बेच दिया और ऐसे कार्य करना प्रारंभ किया जिससे अरबों का लाभ हो। 762 से 772 ईस्वी के बीच एक सिंध का गवर्नर था जिसका नाम था हिसाम इब्न अम्र अमृत गलवी। तो हिसाम इब्न अम्र अमृत गलवी, जो कि 762 ईस्वी से 772 ईस्वी के बीच सिंध का गवर्नर था, उसने कश्मीर पर आक्रमण किया एवं अनेक दास कैदियों को क्या किया, पकड़ लिया। तो 762 से 772 ईस्वी के बीच सिंध का गवर्नर हिसाम इब्न अम्र अमृत गलवी वह कश्मीर पर आक्रमण करता है और अनेक दास कैदियों को क्या कर लेता है, तो पकड़ लेता है। याद रखेंगे, यह फैक्ट इंपॉर्टेंट है, शायद आया हुआ है कि 762 से 772 ईस्वी के बीच सिंध का एक गवर्नर था जिसका नाम था हिसाम इब्न अम्र अमृत गलवी, जो कश्मीर पर आक्रमण करके वहां के दास कैदियों को पकड़ लेता है। वज्रपीढ़ के बाद अगला शासक पृथ्वीपीढ़, जो कि इसका पुत्र था। उसके बाद संग्रामपीढ़ प्रथम। पृथ्वीपीढ़ गद्दी पर बैठने के 7 दिन बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। तो वज्रपीढ़ के बाद अगला शासक बनता है पृथ्वीपीढ़। गद्दी पर बैठने के 7 दिन बाद ही इसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद अगला शासक संग्रामपीढ़ प्रथम। तो इन दोनों के शासन काल में कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं होता है। तो वज्रपीढ़ के बाद पृथ्वीपीढ़, जिसकी गद्दी पर बैठने के 7 दिन बाद ही मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद संग्रामपीढ़ प्रथम। इन दोनों के शासन काल में कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं होता। इसके बाद जयपीढ़, यह ललितादित्य के बाद अपने शासन को, साम्राज्य विस्तार को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करता है। यह अंतिम होता है जो अपने साम्राज्य विस्तार करता है कश्मीर के राजवंश का, कारकोट राजवंश का। तो इसका पूरा नाम जयपीढ़ विनयादित्य था। तो जयपीढ़ का पूरा नाम था जयपीढ़ विनयादित्य। ललितादित्य के समान ही साम्राज्य विस्तार की नीति। तो यह ललितादित्य मुक्त पीढ़ के समान ही जयपीढ़ की नीति क्या थी, तो साम्राज्य विस्तार की। तो यह ललितादित्य के समान ही अपने साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयास किया, अर्थात ललितादित्य के समान ही इसने साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया। अकेले ही एक सिंह को मारने के कारण पुंड्रवर्धन के शासक की पुत्री से विवाह। तो पुंड्रवर्धन के शासक ने
जयपीड़ के अकेले सिंह के मारने के कारण अपनी पुत्री का विवाह किया। तो इस जयपीड़ ने अकेले ही एक सिंह को मार दिया था, शेर को मार दिया था। तो इसी कारण पुंड्रवर्धन के शासक ने अपनी पुत्री का विवाह जयपीड़ से कर दिया और आसपास के नरेशों को जीतकर अपने ससुर पुंड्रवर्धन जाने के बाद, तो याद रखेंगे, अपने ससुर को नेता बनाया। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और जब उसकी विवाह हो गई पुंड्रवर्धन के शासक की पुत्री से, तो उस पुंड्रवर्धन के आसपास के क्षेत्रों पर इसने विजय प्राप्त किया, जयपीड़ ने। और वहां का नेता किसे बना दिया? तो अपने ससुर को। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि अकेले ही एक सिंह को मारने के कारण पुंड्रवर्धन के शासक ने अपनी पुत्री का विवाह इस जयपीड़ से किया और पुंड्रवर्धन के आसपास के क्षेत्रों को इसने क्या किया? जयपीड़ ने तो पराजित कर दिया और वहां का नेता किसे बना दिया? तो अपने ससुर को, अर्थात पुंड्रवर्धन के शासक को। कन्नौज नरेश इंद्रराज पर विजय। इंद्रराज का अन्य नाम ब्रजा युद्ध। तो इसने, जयपीड़ ने कन्नौज नरेश इंद्रराज पर विजय प्राप्त किया। इंद्रराज का एक और नाम क्या था? तो ब्रजा युद्ध। याद रखेंगे, तो कि कन्नौज नरेश इंद्रराज पर विजय प्राप्त किया जयपीड़ ने, और इंद्रराज का एक और नाम था ब्रजा युद्ध। साम्राज्य विस्तार के बाद, पुंड्रवर्धन से वापस लौटने के बाद बहनोई जज की हत्या। जज ने जयपीड़ के पुंड्रवर्धन जाने के बाद कश्मीर पर कब्जा कर लिया था एवं 3 वर्ष के बाद विजय होकर सिंहासन रूढ़। तो साम्राज्य विस्तार के बाद जब पुंड्रवर्धन वह जाता है और पुंड्रवर्धन के शासक की पुत्री से विवाह करता है, तो उसके बाद यह पुंड्रवर्धन के आसपास के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करता है। कौन? तो जयपीड़। और वहां विजय प्राप्त करने के बाद जब अपने साम्राज्य का विस्तार कर वापस लौटता है, तो उस समय कश्मीर पर किसका शासन हो जाता है? तो जज का, जो इसका बहनोई था। तो जब यह पुंड्रवर्धन चला गया था, तो उसके गैर हाजिरी में इसका बहनोई जज कश्मीर का शासक बन बैठा था और इसके साथ सभी सेना इसका साथ छोड़ दिए थे। जयपीड़ के सभी सेना जयपीड़ का साथ छोड़ दिए थे। तो पुंड्रवर्धन से वापस लौटने के बाद जयपीड़ ने सबसे पहले उस जज की हत्या की और 3 वर्ष के बाद, पुंड्रवर्धन से 3 वर्ष के बाद लौटा था और आने के बाद यह सिंहासन रूढ़ हुआ, अर्थात यह सत्ता पर काबिज हुआ। कहां पे? तो कश्मीर में। तो साम्राज्य विस्तार के बाद, पुंड्रवर्धन से वापस लौटने के बाद बहनोई जज की हत्या। जज ने जयपीड़ के पुंड्रवर्धन जाने के बाद कश्मीर पर कब्जा कर लिया था और जब 3 वर्ष के बाद विजय होकर आया, तो वह सिंहासन रूढ़ हुआ। कौन? अर्थात सिंहासन पर काबिज हुआ जयपीड़। ब्राह्मणों के षड्यंत्र से हत्या। तो जयपीड़ की ब्राह्मणों के षड्यंत्र से हत्या हो जाती है। याद रखेंगे कि ब्राह्मणों के षड्यंत्र के कारण इसकी हत्या हो जाती है जयपीड़ की। विद्वानों का आश्रयदाता। जयपीड़ जो था वह उसके समय काफी विद्वान इसके शासन काल में रहते थे, तो इसी कारण इसे विद्वानों का आश्रयदाता कहा जाता है। तो कौन कौन से दरबारी विद्वान दरबारी कवि रहते थे? क्षीर, भट्ट, उद्दट, दामोदर गुप्त। उद्दट द्वारा काव्यालंकार सार संग्रह की रचना। तो विद्वानों का यह आश्रयदाता था। कौन? तो जयपीड़। और इसके दरबारी कवि कौन थे? तो क्षीर, भट्ट, उद्दट, दामोदर गुप्त। और भट्ट उद्दट ने काव्यालंकार सार संग्रह नामक ग्रंथ की रचना की। इसके बाद इसका अंतिम शासक, जिसका नाम था संग्रामपीड़ द्वितीय। तो संग्रामपीड़ द्वितीय जो 825 से लगभग 832 ईस्वी तक शासन करता है। तो इस डेट को याद करने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। तो कारकोट वंश का अंतिम शासक था संग्रामपीड़ द्वितीय। अवंती बर्मन के द्वारा संग्रामपीड़ द्वितीय की हत्या कर लगभग 832 ईस्वी में उत्पल वंश की स्थापना।
तो कारकोट वंश का यह अंतिम शासक था संग्रामपीठ द्वितीय, और लगभग 832 से 833 ईस्वी में अवंती बर्मन ने संग्रामपीठ द्वितीय की हत्या करके एक नए वंश की स्थापना की कश्मीर में, जिसे उत्पल वंश कहा जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे अगले उत्पल वंश को अगले वीडियो में, और लोहार वंश को उत्पल वंश के बाद। ये छोटे छोटे वंश हैं, इसके बाद कश्मीर के वंश समाप्त हो जाएंगे। और अब इसके बाद हम लोग चलेंगे महान वंश पल्लव वंश के बारे में, जो कि एक बेहद ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है। तो एक स्क्रीनशॉट ले और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और देखेंगे उत्पल वंश एवं लोहार वंश को, जो काफी छोटे वंशज हैं, और यह कश्मीर वंश समाप्त हो जाएगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक